हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो भार्गव टेक। आज हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है एक पीरियोडिक टेबल में। ये क्लास 10th सीबीएसई साइंस का चैप्टर है जो हम आज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको कैसे ग्रुप्स में क्लासिफाई करा जाता है, कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है। डेफिनेशन देखते हैं। अरेंजिंग ऑफ द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ जिनकी सेम होती है उनको हम ग्रुप्स में बांट देते हैं। मान लीजिए हमने 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको मैंने 3 ग्रुप्स में बांट दिया जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी। एक ग्रुप में सारे जो एलिमेंट्स थी उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी। जो बी ग्रुप में मैंने रखे उन सभी की आपस में प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी, और जो सी ग्रुप में रखे उनकी आपस में जो थी प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स मेक द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ईजियर। तो मान लो मैंने इन 3 ग्रुप में एलिमेंट्स को बांट दिया, तो इससे हमारी जो स्टडी है वो ईजी हो गई एलिमेंट्स को करने की। अब कैसे, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो मैंने ग्रुप ए में से एक एलिमेंट ले लिया, बी में से, सी में से एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो पहले ए में से जो लिया था उसके साथ मैंने रिएक्ट कराया, उसके बाद बी में से जो एलिमेंट लिया था उसके साथ रिएक्ट कराया, और उसके बाद मैंने जो सी में से लिया था उसके साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। तो मुझे ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं देख सकता था कि मेरा एक्सपेरिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो हम इसमें सैंपल ले सकते हैं किसी एक ग्रुप का और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 1800 सन तक सिर्फ 30 एलिमेंट्स जो थे हमें नॉन थे, जिनको जो स्टडी करना बहुत इजी था वो बहुत कम थे। बट आज की डेट में जो है हमारे पास 114 डिफरेंट एलिमेंट्स हमें नॉन हैं, जिनको हर जो स्टूडेंट है उसको याद करना पड़ता है, और जो एक मुश्किल काम है। बट आपको इस 114 में से कम मेटल और नॉन मेटल तो पता होने ही चाहिए। अब इस टेबल में मेनली 3 टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल्स तो आपको पता ही है कि मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया। नॉन मेटल्स भी आपको पता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे नॉन मेटल होते हैं। अब मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड एक चीज़ होती है, एलिमेंट होता है जिसमें एक जो इन्वायरमेंट में, एक कंडीशंस में वो मेटल्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और एक जो कंडीशंस होती है उसमें वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। मतलब कि अगर इन्वायरमेंट या कंडीशंस चेंज कर दें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल की बजाय नॉन मेटल की हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करता है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, एट डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये जो हैं 2 मेटलॉइड्स हैं जिनकी जो आपको एग्जांपल याद रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले टॉपिक है जो है डॉबिनर स्ट्राइड। डॉबिनर जो था एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने सबसे पहले ट्राई किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसने किया था जो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड मासेस। डेफिनेशन देखते हैं। क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड्स, ठीक है। तो इसने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे जिसको हम कहते हैं ट्राइड्स, ठीक है। तो इनमें जो एटॉमिक मास था वो इंक्रीज होता था, जैसे ए का एटॉमिक मास, बी का एटॉमिक मास और सी का एटॉमिक मास, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, ठीक है। तो ग्रुप होने का बेसिस था एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ थी कि इंक्रीज होता था एटॉमिक मास जैसे हम ए से सी की तरफ जाते थे, ठीक है। और जो ये ग्रुप होता था ए बी सी, इसको हम कहते थे ट्राइड्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है। इसमें क्या होता था कि एटॉमिक मास के बेस पे बना था, ठीक है, और जो बी का एटॉमिक मास होता था, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का एटॉमिक मास है, बी का है, सी का है। जो बी का एटॉमिक मास होता था वो एवरेज होता था ए और सी का, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि बी का जो एटॉमिक मास होगा वो ए प्लस सी, दोनों के एटॉमिक मासेस का एडिशन डिवाइड बाय 2, ये एटॉमिक मास होगा बी का। तो इसकी अब हम एक ब्रीफिंग देख लेते हैं। इसमें क्या था, सबसे पहले देखते हैं इंक्रीजिंग
एटॉमिक मासेस के बेस पे बना है ये ग्रुप, ठीक है। सेकंड है थ्री एलिमेंट्स होंगे इसमें एक ग्रुप में, ठीक है। और ऐसे 5 ग्रुप बनाए थे डॉबिनर ने, इनको हम ट्राइड्स कहते हैं, ठीक है। और जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास पहले और लास्ट वाले एलिमेंट के दोनों का एवरेज होगा। ये था इसका तीसरा बेसिस। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या थी जो इसने काम किया था, ठीक है। तो इसकी पहली लिमिटेशन यही थी कि ये सारे जो एलिमेंट्स थे उनको जो ये ग्रुप्स में नहीं बांट सका, मतलब कि इसके जो रूल थे सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं होते थे। तो ये कुछ ही ग्रुप बना सका जिन एलिमेंट्स को इसने स्टडी किया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसने बनाई थी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका एक ग्रुप बनाया था। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसने कौन कौन से जो ग्रुप बनाए थे, ठीक है। ये सारे जो थे इसने ग्रुप बनाए थे, इसने 4 ग्रुप बनाए थे, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट थे, मतलब कि 12 एलिमेंट्स के इसने क्लासिफाई किया था, 12 एलिमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि मिडल वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो मास है एवरेज है पहले और तीसरे का। तो ऐसे जो एवरेज है दोनों का, ये सभी जो इसने ग्रुप बनाए थे उसमें सेम रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो ये जो था ये बेसिस था डॉबिनर्स ट्राइड्स का, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप हैं जो आपने स्टडी करने हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इस ग्रुप में ये तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, इस ग्रुप में ये तीनों एलिमेंट्स की सेम है, और इस ग्रुप में ये तीनों एलिमेंट्स की सेम है। तो इस ग्रुप में ये तीनों एलिमेंट्स की सेम है। तो प्रॉपर्टीज के बेस में ग्रुपिंग की गई थी डॉबिनर ने। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। उसके बाद आया एक और साइंटिस्ट न्यूलैंड्स, ठीक है। इसने भी ग्रुप्स बनाए और इसका हम देखते हैं कि बेसिस क्या था। इसने ग्रुप जो बनाए उसमें बनाए ऑक्टेव्स। ऑक्टेव नाम से ही जैसे पता लगता है कि ऑक्टेव्स मतलब कि एक ग्रुप में जो थे 8 एलिमेंट्स थे, ठीक है। 8 एलिमेंट्स के इसने ग्रुपिंग की। ये जो था म्यूज़िक का बड़ा शौकीन था, तो इसने जो बेसिक यूज़ किया उसने किया कि सारे गामा पाधा नीसा जो ट्यून है उसको यूज़ किया। जैसे कि इस ट्यून में सारे गामा पाधा नी के बाद सा रिपीट करता है, ऐसे ही इसने करा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है एवरी 7 एलिमेंट्स, ठीक है। तो सा के बाद जो अगेन सा पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले सा के साथ मैच करेगी, ठीक है। तो ये बेसिस पे इसने जो था एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, और इसका बेसिस था इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब कि इसने भी वही रूल फॉलो किया कि जो इसने ग्रुप बनाए उसमें ग्रुप में एलिमेंट्स जो रखे वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे रखे। और दूसरा जो बेसिस था कि पहले की 8वें के साथ जो प्रॉपर्टी है वो मैच होगी, जो 8वें नंबर पे एलिमेंट आएगा, ठीक है। जैसे सारे गामा पाधा नीसा 8वें नंबर वाला का मैच होता है सा सा, ऐसे ही पहले की 8वें के साथ मैच होगी, ठीक है। तो ये थे इसके बेसिस। ऐसे ही जो 16 एलिमेंट था वो भी पहले और 8वें के साथ मैच करती थी उसकी प्रॉपर्टीज। तो ऐसे इसने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। ऐसे ही जो थी दूसरे की जो 9 नंबर पे आया एलिमेंट उसके साथ करती थी। तो इसकी लिमिटेशन हम देख लेते हैं। जो इसकी लिमिटेशन थी कि बाद में जो एलिमेंट खोजेंगे, ठीक है, उसको कैसे अरेंज करना है इसमें वो नहीं पता था किसी को, ठीक है। तो ये इसकी एक बेसिक लिमिटेशन थी। अब देखते हैं जो इसकी जो है सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, ठीक है। सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द same rows and cobalt and nickel having different properties are placed along with the fluorine, chlorine and bromine, ठीक है। इसकी जो ये प्रॉब्लम थी कि इसने अपना रूल तोड़ा और कुछ जो थे एलिमेंट थे वो अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे नहीं रखे, ठीक है। इसने अपने सारे गामा वाली ट्यून को ठीक करने के लिए वो वैसे ही रख दिए, बट उनके जो एटॉमिक मास थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जो इसने जो किया था काम और इसने जो टेबल बनाया था वो कैसा बनाया था, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूलैंड्स ने सारे गामा पादा नीसा के बेस पे एलिमेंट्स को ग्रुप किया था, ठीक है। जैसे कि सा के अंडर जो एलिमेंट्स आए उन सभी की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम थी, ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही रे के अंडर जो आए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम थी, गा के अंडर आए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम थी, ठीक है। तो इसने कुल टोटल 3, 4, 5, 6, 7 जो थे ग्रुप बनाए थे ऐसे एलिमेंट्स के, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था जो उसने किया था, ठीक है, जो बेसिस बना आगे आने वाले टेबल्स का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो था वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव एक नया जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, दोबारा से क्लासिफाई करने की कोशिश की थी एलिमेंट्स को, ठीक है। तो उसने एक लॉ बना दिया था जिसे हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसका मतलब है कि जो एटॉमिक मास है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखें एटॉमिक मासेस के बेस पे, तो कुछ देर के बाद जो एलिमेंट आएगा वो पहले के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी, ठीक है। तो उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे एलिमेंट्स को रखा और फिर देखा कि कुछ ग्रुप बन गए जिसके जो थे ग्रुप में सारे एलिमेंट्स थे वो प्रॉपर्टीज़ सेम वाले इकट्ठे होने शुरू हो गए, ठीक है। तो उसने ऐसे एक टेबल बनाया। तो इसके बेसिस हम पढ़ लेते हैं। बेसिक है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे इसने जो था क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सेकंड था सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स थे सेम ग्रुप में रखे गए, ठीक है। ये जो थे इसके दो बेसिस थे, ठीक है। तो इसके आगे प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, ठीक है। और फिर से लॉ रिपीट कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है उसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम स्टडी करते हैं तो 1 बाय 1 क्या है, ठीक है। तो देखते हैं मेंडलीव क्या कहते थे। तो मेंडलीव्स क्लासीफाई एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स वाज आल्सो द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। तो इसने एक चीज़ और यूज़ की थी कि उस एलिमेंट्स का, ठीक है, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो बनता है, ठीक है, उसको भी बेसिस लिया गया था इस टेबल में, उसको कहाँ पे रखना है वो करने के लिए, ठीक है। तो उसने उनके पहले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना के उनको भी स्टडी किया, ठीक है। 6 हॉरिजेंटल रोज थी इसकी और 8 जो थी इसकी वर्टिकल जो थे इसके ग्रुप थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे जब हम देखते हैं इसको हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है। वर्टिकल जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं और जो ऐसे हम इस साइड देखते हैं लेफ्ट टू राइट, इसको हम कहते हैं पीरियड्स, इसको हम कहेंगे पीरियड्स, ठीक है। और ऐसे वर्टिकल हम देखेंगे इसको हम कहेंगे ग्रुप। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं वो सेम ग्रुप में रखे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ऐसे ऐसे रखे गए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं। तो हर ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। There are more spaces left vacant in the table to accommodate the elements to be discovered in the future। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ जो स्पेसिस है हमने लेफ्ट छोड़ दी थी वेकेंट, ठीक है। ये अकोमोडेट करने के लिए जो फ्यूचर के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जब खोजे जाएंगे तो वो यहाँ पे रखेंगे। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि फ्यूचर में जो एलिमेंट खोजे जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसे होंगी, ठीक है। तो ये जो थी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बात थी जो इसने टेबल बनाया था, जो ये इसने वेकेंट छोड़ी थी स्पेसेस। तो उसको जो इसने नाम दिया संस्कृत का एक वर्ड एका रख के, उसका जो नेक्स्ट ग्रुप में एलिमेंट था उसके नाम के साथ, ठीक है। तो ये जो था उसने उसका नाम, जो नहीं खोजे गए थे उनका नाम उसने क्या रखा, एका, और उसका जो ग्रुप में नेक्स्ट एलिमेंट था उसका नाम, ठीक है। तो ऐसे हमने देखना, जैसे ये खाली छोड़ी हुई है जगह, इस पे उसने एलिमेंट को फिल किया था, ठीक है। ये देखिए इस एलिमेंट को हो गया यहाँ पे, ये एलिमेंट हो गया यहाँ पे एका लिख के उसने जो ग्रुप का अगला एलिमेंट है उसका नाम आगे फीड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमने उसने एका, ब्रोमीन, ऐसे जो नाम दिए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट हमने फिल करना था, यहाँ पे हमने नाम, ऊपर एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऊपर का नाम था, यहाँ दे दिया नाम एक का एल्यूमिनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दो जो थे इसके जो 1 to 7 जो थे ग्रुप, वो आगे सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। तो ये आप टेबल से देख सकते हो कि इसने जो ग्रुप थे वो आगे सब ग्रुप में कैसे डिवाइड किए थे। ये बेसिस उनके वही हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम थी, इसलिए उनको सेम ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं जो इसने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसकी एडवांटेज क्या थी। जो जनरली एग्जाम में आ जाता है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसकी एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो एलिमेंट क्लासिफाइड विद गुड यूज़ ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो एलिमेंट थे एटॉमिक मासेस के बेस पे क्लासीफाई किए गए, वेकेंट छोड़ी गई स्पेसेस, ठीक है। इसने जो थे प्रिडिक्ट किए थे फ्यूचर में कौन से एलिमेंट फाइंड करे जा सकते हैं, तो ये आगे आने वाले साइंटिस्ट को स्टडी के लिए हेल्पफुल हुए, ठीक है। उनको पता था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। बाद में नोबल गैसेस जो थी वो फाइंड हुई, तो उनको टेबल में रखा जा सकता था एक नया ग्रुप बना के, बिकॉज उनकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम थी, ठीक है। यह है कि जो नोबल गैसेस हैं वो स्टेबल होती हैं, तो उनकी सभी की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। नोबल गैसेस जो थी लाइक हीलियम, नियॉन, ये सभी बाद में फाइंड हुई, बिकॉज ये काफ़ी जो स्टेबल होती हैं और काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये जो है बाद में फाइंड हुई सभी की सभी। अब इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं कि सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। जैसे कोबाल्ट को इसने प्लेस किया था निकल से पहले, ठीक है। मतलब कि इसने क्या किया था, अपना जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस वाला जो रूल था वो तोड़ दिया था कुछ एलिमेंट्स के को लेकर, बिकॉज वो सेम प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे थे। तो ग्रुप बनाने के लिए इसने जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला रूल तोड़ा था, ठीक है। अब सेकेंड, तो यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होना चाहिए था हमारा हर एलिमेंट का, जैसे वो प्लेस किया गया है, बट उसने जो वो रूल था वो तोड़ा था, ठीक है। जो ये एलिमेंट रखे गए थे उनका जो था इंक्रीज के हिसाब से नहीं रखे गए थे। सेकंड, पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन था वो क्लियर नहीं था कि उसको कहाँ पे रखना है, मेटल में, नॉन मेटल में। और आइसोटॉप्स जो होते हैं उनके लिए इस जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कहीं भी कोई जगह नहीं थी, ठीक है। तो ये थे इसके लिमिटेशंस। अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। मॉडर्न पीरियोडिक states that the properties of the elements are periodic function of their atomic numbers, ठीक है। तो अब ये जो है टेबल ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बना था, एटॉमिक मास के बेस पे नहीं। मतलब कि पीरियोडिक नंबर्स को आपने फॉलो करना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, पीरियोडिक नंबर्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज हो रहे थे वैसे इसको रखा गया था टेबल में, ठीक है। अब इसमें इस साइड आपको सारी मेटल्स मिलेंगी, ठीक है। ये सारी जो हैं वो मेटल्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेटल्स मिलेंगी, राइट हैंड साइड पे आपको मिलेंगी नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये जो हैं मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो हैं ये इनर ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, मतलब कि मेटल से नॉन मेटल में जब एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये टेबल का बेसिस था, ठीक है। अब देखते हैं ऐसा ये टेबल बनता है, ठीक है, जो अब आप अपने बुक्स में देखते हो, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो मेटल्स हैं, ठीक है। ये सारी मेटल्स हैं, ये सारे जो हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये जो हैं हमारे मेटलॉइड्स हैं, और ये सारी नॉन मेटल्स हैं। ये इनर्ट गैसेस वाला ग्रुप है, ठीक है। ये जो हैं सारी रेयर अर्थ मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। इसमें बेसिकली मेटल और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप जो है निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये लेफ़्ट हैंड साइड जो ग्रुप है उसको याद करने के लिए हम यूज़ करते हैं हलीना की रब से फ़रियाद, ठीक है। ऐसे जो निमोनिक्स है आपको मिल जाएंगे नेट पे, या फिर आप मुझे कह सकते हो, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हलीना की रब से फ़रियाद, तो यहाँ पे आप देखोगे H से हाइड्रोजन होता है आपका, ठीक है। इसमें आ जाता है हलीना, उसके बाद Li Na सोडियम, की से आपका पोटेशियम के आ गया, ठीक है। रब से आरबी आपका एलिमेंट, फिर CS से फरियाद। तो ऐसे आपकी जो फर्स्ट ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। हम प्रॉपर्टीज़
स्टडी करते हैं। इसमें आप देख सकते हो इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि एलिमेंट्स जो अरेंज किए गए हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किए गए हैं इस पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 × 18 जो थे इसके, जो इसको स्ट्रक्चर में रखा गया है, 7 इसकी रोज थी ऐसे और 18 इसके कॉलम थे। कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है, और रोज का हम कहते हैं पीरियड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो था ये अरेंजमेंट रखा गया था। जैसे कि हम देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी एलिमेंट की 282, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप देख सकते हो कि ये किस जो ग्रुप का मेंबर होगा, ठीक है। तो इसके बेस पे जो थे एलिमेंट्स को रखा गया था। यहाँ पे हम देखते हैं द 14th एलिमेंट ऑफ द 6th पीरियड फ्रॉम LA to LU आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस हैं कुछ जो एलिमेंट्स रखे गए थे, ठीक है। तो इन ए ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप एक ग्रुप में देखोगे, ठीक है, तो जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी एलिमेंट के सेम होंगे। जैसे मान लो जो एक ग्रुप में ABCDE आपके एलिमेंट्स हैं, इनके जो लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी के सेम होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 281 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी में सेम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इन ए पीरियड ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। तो अब पीरियड्स में बात करते हैं जो लेफ़्ट टू राइट जाता है, ठीक है। उसमें जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 28, ठीक है। तो इसमें कितनी शेल होगी आप बताओ? इसमें हमारी हो गई 3 शेल। तो इसमें जो शेल हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो इसमें भी 3 शेल रहेगी, 3 शेल रहेगी। तो नंबर ऑफ शेल जो हैं वो रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। और ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे 281 हो गया, यहाँ पे 2881 हो गया। तो आप देखोगे लास्ट जो है हमेशा आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। पर नंबर ऑफ शेल ग्रुप में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है। इट रेफर्स टू द रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और जो शेल्स हैं हमारे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का रेडियस है उसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज, कि आपका जो एटम है कितना बड़ा है, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो हैं इनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रखते हैं, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज zigzag लाइन सेपरेट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर बेसिस एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्साइड्स ऑफ जो मेटल होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, ठीक है। और मेटल के हम देखेंगे बेसिक नेचर के, आपने याद रखना है। और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। मान लीजिए अब कार्बन जब रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एसिडिक रेन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इसमें देखेंगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अब मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटम के, उसको अगर मैंने बाहर निकालना है, ठीक है, उसको अगर मैंने बाहर निकालना है तो मुझे बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उससे वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एनर्जी अप्लाई की, वो बाहर निकल गया, तो इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की एग्जाम्पल है और ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। ये डायग्राम आप बना सकते हो, ऐसे जो है ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाता आप दिखाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अगर कोई एटम हमने ऐड किया, ठीक है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया आउटर मोस्ट शेल में तो एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि बैलेंस ऑफ एनर्जी कंज्यूम रहेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी जो होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है किसी का, ठीक है। इट इज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि वो कितनी जल्दी जो अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज कर सकता है, ठीक है।
उसको हम कहते हैं टेंडेंसी, कितनी जल्दी वो इसको लूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, 281 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक जो है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लूज़ करता है। इसके एडवांटेज जो हैं, ईजी टू रिमेंबर एंड ये जो एडवांटेजेस हैं ये जो पीरियोडिक टेबल के हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हैं यहाँ पे। तो हम लिख लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एग्जांपल हैं, ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर पे हैं, विच इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो ये एटॉमिक नंबर के बेस पे है, ध्यान रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पे नहीं है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स आर सॉल्व्ड, तो आइसोटॉप्स को प्लेस कर दिया गया है और पोजीशन उसकी सॉल्व हो गई है, ठीक है। ये अब एक मेमोरी मैप है जिसको आप यूज़ कर सकते हो याद करने के लिए इसको चैप्टर को, ठीक है। इसमें ऊपर जो दिया गया है डॉबिनर के बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं, राइट पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रखा है, लेफ्ट पे आपने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ रखा है, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक ब्रीफ में आप इसको देख के जो है चैप्टर को आप याद कर सकते हो। नीचे जो दिया गया है वैलेंसी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में दिया गया है कि अगर लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो कैसे चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ़्ट में हमारे पास मेंडलीव है, राइट पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नीचे हमने दिया है जो एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अक्रॉस का पीरियड और डाउन द ग्रुप, यहाँ पे आप देखोगे एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है, ठीक है, और अलोंग द पीरियड और अलोंग द डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है। जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है इससे उल्टा होता है, बिल्कुल डिक्रीज होता है ये भी लेफ़्ट टू राइट, और नीचे को इंक्रीज होता है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बिल्कुल इससे उल्टा होता है मेटेलिक कैरेक्टर से, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप और कोई चैप्टर मेरे से समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्दी और किसी चैप्टर की भी वीडियो डालूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें जिससे और बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक्स अ लॉट।